So now we are going to start the preface to the fourth volume. इसमें मेनली हैनीमैन वाइटल फोर्स डिजीज और रेमेडी की बात कर रहे हैं. So यहाँ पे पहले एक वेरी स्मॉल फॉन्ट्स में लिखा है द वर्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज वर ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 5 पार्ट्स. ठीक है, 5 पार्ट्स में. एवरी पार्ट एक्सेप्ट द सेकंड हैज इट्स ऑन प्रीफेस डिस्कसिंग सम क्वेश्चन ऑफ जर्नल इंटरेस्ट ऑफ होम्योपैथी. सेकंड पार्ट जो था उसमें प्रीफेस नहीं था, बाकी हमने थर्ड में पढ़ा, अब ये फोर्थ में पढ़ रहे हैं. इंक्वायरिंग इनटू द प्रोसेस ऑफ होम्योपैथी हीलिंग, यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखा है इंक्वायरी इनटू द प्रोसेस ऑफ होम्योपैथी हीलिंग. सो इट इज ऑन पेज नंबर दिस इज पेज नंबर 18, दिस इज पेज नंबर 19. ठीक है, पेज नंबर 19 पे ये दिया हुआ है. तो फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. मेनली फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ हैनीमैन बता रहे हैं कि इंटरनल लाइफ का ना कोई कंक्लूजन नहीं दे सकता. मतलब कि when we have no means of reaching with our sense of gaining essential knowledge as to process of life in the interior of man, हम नहीं जा सकते interior of man में. And it is the only time granted us to draw speculative conclusion from what is happening as to manner in which it may occur or taken place. ठीक है, स्पेकुलेटिव यानी पूर्वाभास लगाना कि क्या ये अफेक्शन बॉडी में कर सकता है. यानी उस समय इतना माइक्रोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी ये सब इतना तो पता नहीं था, तो इतना हम अंदर नहीं जा सकते बॉडी के. बट वी आर अनेबल टू फर्निश कंक्लूसिव प्रूफ्स ऑफ आवर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द चेंजेस विच आर ऑब्जर्व्ड इन द ऑर्गेनिक किंगडम. ऑर्गेनिक यानी लाइफ की बात कर रहे हैं कि हमने मेडिसिन दी है ना, इंक्वायरी इन द प्रोसेस ऑफ होम्योपैथी हीलिंग, कि मतलब मैंने दवाई खाई, अब वो अंदर क्या जाके चेंज कर रहा है हम इतना अंदर देख नहीं सकते हैं जाके. For the changes in living organism, subjects have nothing in common with those taking place in the organic since they has been placed by process entirely difference. यानी हम इतना कंक्लूजन नहीं दे सकते कि भाई अंदर बॉडी में क्या हो रहा है, तो इसलिए क्या करना है. It is therefore quite natural that in presenting the homeopathy therapeutics I did not venture, जब मैं ये homeopathy therapeutic को दे रहा हूँ तो मैंने समय नहीं दिया टू एक्सप्लेन हाउ, मैं मतलब इसमें गया नहीं, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं उन्होंने लिया टू एक्सप्लेन हाउ द क्योर ऑफ डिजीज इज अफेक्टेड by operating on the patient with substance possessing the power to excite very similar morbid symptom in healthy person. यदि उन्होंने बोला कि जब मैं होम्योपैथी डोज एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूं ना, तो मैंने ये चीज जरूरी समझी कि मैं ये बताऊं कि अंदर क्या हो गया, कैसे हो गया, अंदर क्या होगा. उन्होंने बोला कि ये मेडिसिन जो मैं दे रहा हूं अगर हेल्दी पर्सन को देता हूं तो सेम मेडिसिन सेम सिम्टम, यानी जो ड्रग प्रूविंग वाली बात आती है, क्वालिटीज ऑफ रेमेडी की जब हम बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ ड्रग की बात करते हैं, यानी ड्रग में अगर क्यूरेटिव पावर है तो उसमें वो भी पावर है कि वो सिम्टम प्रोड्यूस कर सकती है जो सिम्टम वो क्योर करेगी. ठीक है, सो आई फर्निश्ड इंडीड अ कंजेक्चर अबाउट इट. तो इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, बट आई डिड नॉट डिजायर टू कॉल इट एन एक्सप्लेनेशन दैट इज डेफिनाइट एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडस ऑपरेंडी, यानी मोड ऑफ ऑपरेशन, किस तरह से होम्योपैथी मेडिसिन काम करती है. नॉर वॉज दिस एट ऑल नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है पूरा एक्सप्लेन करना. फॉर इट इज ओनली इनकम्बेंट अपॉन टू क्योर सिमिलर सिम्टम करेक्टली एंड सक्सेसफुली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर. क्योंकि हमारा जो वे ऑफ हीलिंग है, होम्योपैथी मेडिसिन का वे ऑफ हीलिंग है, ये एक नेचुरल मेथड है, नेचुरल लॉ ऑफ क्योर पे ये वर्क करता है, यानी लॉ ऑफ नेचर पे वर्क करता है, विच इज बीइंग कॉन्स्टेंटली कंफर्म्ड बट नॉट टू बोस्ट विद एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन. मुझे इसकी बोस्टिंग नहीं करनी है, इसका बढ़ावा चढ़ावा नहीं करना है कि बहुत मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूं, ये दूं, वो दूं, क्या पैथोलॉजी, क्या पैथोजेनेसिस, इटियोलॉजी क्या है, ये सब नहीं. सिंपल ये लॉ ऑफ नेचर पे बेस्ड है, और जो रेमेडी हम कोई डिजीज क्योर करने के लिए दे रहे हैं वो वही डिजीज यानी वही सिम्टम, कहीं ज्यादा बेटर होगा, वही सिम्टम वो उसमें प्रोड्यूस कर सकती है. While we leave the patient uncured, for that it is which so physician have accomplished. So next paragraph, page number 20 of fourth edition. The physician have made many objection to explanation I have given, and they would have preferred to reject the whole homeopathy method of the curing. यानी फिजिशियन इसको मना करेंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे.
merely because they were not satisfied with my effort to explaining the mode of procedure which take place in interior of man during homeopathic cure। यानी वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि एक होम्योपैथी क्योर कैसे हो रहा है अंदर। तो यानी मेनली अभी तक इस पेज पे उन्होंने ये चीज बताई कि मैं ये जरूरी नहीं समझता कि मैं पूरा एक्सप्लेन करूं कि कैसे डिजीज हुआ, कैसे हमारी मेडिसिन अंदर जाके काम करती है। ये नेचर्स लॉ पे बेस्ड है। I write, अब next paragraph, page number 20, I write the present lines not in order to satisfy those critics, but in order that I may present to myself and to my successor the genuine practical homeopath, another and more probable attempt to this kind toward an explanation। यानी ये बोला है कि ये जो मैंने I write the presented line, ये जो मैंने लाइन लिखी है, इसलिए नहीं कि जो मेरी बुराई कर रहे हैं या जो होम्योपैथिक बुराई कर रहे हैं उनको हम सेटिस्फाई करूं, बट may present to myself, or that I may present to myself or to my successor the genuine practical homeopath, another and more probable attempt to this kind toward the explanation. This I present because the human mind feel within it is irresistible, harmless, and praiseworthy impulse to give some account to itself as in a mode in which man accomplishes good by his actions। मैंने वही actions की बात कर रहे हैं यहाँ पे। In next paragraph, as I have elsewhere shown, it is undeniable that our vital force, अब देखिए यहाँ पे वाइटल फोर्स की बात कर रहे हैं कि वाइटल फोर्स, ये जो थर्ड पैराग्राफ है पेज नंबर 20, यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वाइटल फोर्स है अगर हम उसको रेमेडी नहीं दे रहे, क्योंकि होता क्या है कि उसको पूरा एक फोर्स ने उसको घेर लिया है, इनिमिकल फोर्स जिसे हम कहते हैं, वाइटल फोर्स को पूरा उसने घेर लिया है। अब वाइटल फोर्स बिना रेमेडी या तो वो ओवरकम नहीं कर पाएगा या तो वो सेक्रीफाइस कर देगा। और इस पैराग्राफ बता रहा है कि क्रॉनिक केस में तो वो सेक्रीफाइस करेगा ही करेगा। यानी अगर हम वाइटल फोर्स को कोई रेमेडी नहीं देते, उसको कोई अस्त्र शस्त्र कोई टूल हम नहीं दे रहे, तो वो क्या करेगा, या तो वो ओवरकम नहीं कर पाएगा, उससे लंबे समय से सफर करेगा, या वो सेक्रीफाइस कर जाएगा। तो पढ़ते हैं इसको। एज आई हैव एल्सवेयर शोन, it is undeniable that our vital force without the assistance of active remedy of human art cannot overcome even the slightest acute disease। एक छोटी सी acute disease को भी नहीं overcome कर पाएगा without remedy, and restore some sort of health without sacrificing a part, या तो फिर वो restore करने के लिए उसकी किसी part को sacrifice करे, और फ्लूइड या तो फ्लूइड का या किसी बॉडी के सॉलिड का, मतलब बॉडी के कुछ पार्ट का, बॉडी कुछ मटेरियल का कुछ सेक्रीफाइस करेगा, या तो ओवरकम नहीं कर पाएगा, जूझेगा उससे सालों साल, या सेक्रीफाइस करेगा। How our vital force affect this will ever remain unknown to us, but so much is sure that this force can't overcome even this disease in direct manner or without such sacrifice। यानी मेडिसिन कैसे काम कर रही है, बॉडी कैसे, वाइटल फोर्स कैसे काम कर रहा है, इतना तो नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि वाइटल फोर्स या ओवरकम नहीं कर पाएगा या तो वाइटल फोर्स सेक्रीफाइस कर जाएगा। The chronic disease which spring from miasm cannot be healed unaided even by such sacrifice। भैया sacrifice भी कर दिया chronic disease तो तब भी ठीक नहीं होगी। Nor can real health be restored by this force alone। कोई real health नहीं आ पाएगा, बेचारा vital force अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। But it is just as certain that even if this force is enabled by the true healing art guided by the human understanding to overpower and overcome not only the quickly transient but also the chronic disease arising from the miasm in direct manner and without such sacrifice, without loss of body and life, nevertheless it is always this power, the vital force which conquers। यानी अगर हमने उसको रेमेडी का साथ दे दिया तो ऐसा कोई सेक्रीफाइस नहीं होगा, वो ओवरकम भी कर जाएगा और फिर से एक वही लाइफ निकल के आ जाएगी और वाइटल फोर्स की जीत हो जाएगी। It is in the case as with the army of a country which drives the enemy out of the country. This army ought to be called victorious, although it may not have won the victory without foreign auxiliaries। यानी जिस तरह से एक आर्मी, हम कहते हैं ना कि आर्मी जीत गई, ऑब्वियस सी बात है आर्मी जीतती है, लेकिन वो विदाउट एनी मतलब वेपन्स के, अलग अलग अस्त्र शस्त्र के वो नहीं जीत सकते, उनको वो चीज चाहिए। अब सिर्फ वो मैन चला गया कि नहीं मेरे को लड़ना है और कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो कैसे?
सेम चीज वाइटल फोर्स के साथ है, वाइटल फोर्स को भी हमें शस्त्र पकड़ाना होगा हाथ में, हमारी रेमेडी। It is the organic vital force of our body which cures natural disease of every kind directly and without any sacrifice as soon as it is enabled by mean of correct remedy to win the victory। यानी एकदम जीतेगा वो, वाइटल फोर्स जीतेगा, ओवरकम कर देगा उस डिजीज को, लेकिन कब? जब हम उसको एक करेक्ट होम्योपैथी रेमेडी उसको थमा देंगे। This force will not, this force will not indeed have been able to conquer without this assistance, for our organic vital force taken alone it is only sufficient to maintain the unimpeded progress of life। vital force का मेन काम है कि ये लाइफ को प्रोग्रेस आगे तक लेता जाएगा। कब तक लेता जाएगा? जब तक इसको कोई मॉर्बिड अफेक्शन ना हो, as long as man is not morbidly affected by the hostile operation of force causing disease। कि वाइटल फोर्स का काम है लाइफ को आगे बढ़ाना, लाइफ को आगे ले जाना, लेकिन कब तक? जब तक उस पर कोई डिजीज, ये मॉर्बिड अफेक्शन ने अटैक ना किया हो, और कर दिया हो तो उसे रेमेडी थमा देंगे जिससे वो क्योर की तरफ ले जाएगा। unassisted page number 21 second paragraph। unassisted the vital force is no match to these enemy power। ठीक है, अगर unassisted है तो वो कोई जीत नहीं पाएगा। hardly oppose a force equal to hostile operation and this indeed with a sign of own suffering। अपने आप खुद ही वो सफर करने लगेगा। by this own power our vital force will never be able to overcome the foe of chronic disease nor even conquer the transient disease without considerable loss of some parts of the body। it is remained without external aid, without the assistance of genuine remedies to give such support। it is a duty enjoined on the physician understanding by the preserver of life। यानी ये सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? प्रिजर्वर ऑफ लाइफ यानी फिजिशियन। यानी ये इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि बिना रेमेडी के वाइटल फोर्स जीत नहीं पाएगा, वो सेक्रीफाइस करेगा। तो अगर उसको जिताना है तो रेमेडी देनी है, और ये देने का काम कौन करेगा? प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, दैट इज अ फिजिशियन। As I said above, our vital force hardly oppose an equal opposition। इसी पैराग्राफ में, ऊपर वाले पैराग्राफ में बताया था कि वो इक्वल फोर्स को भी अपोज नहीं कर पाता है to the foe causing disease and yet no enemy can be overcome except by a superior force। ठीक है, सपोज ये वाइटल फोर्स है और ये डिजीज है, दोनों सेम है, लेकिन तब भी वाइटल फोर्स इसे अपोज नहीं कर पाएगा। और अगर हम इसको किसी रेमेडी का साथ दे देते हैं, कोई अस्त्र शस्त्र पकड़ा देते हैं, तो ये इसको ओवरकम कर जाएगा। वाइटल फोर्स करता क्या है? इस पैराग्राफ देखते हैं 21 पेज नंबर। ऑफ इटसेल्फ दिस वाइटल फोर्स बीइंग ओनली एन ऑर्गेनिक वाइटल फोर्स इंटेंडेड टू प्रिजर्व अनडिस्टर्ब हेल्थ। क्या काम है वाइटल फोर्स का? टू प्रिजर्व द अनडिस्टर्ब हेल्थ, प्रोग्रेस ऑफ लाइफ में मदद करता है, स्पिरिचुअल है, डायनामिक है। और क्या बोला है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ऑर्गेनिक वाइटल फोर्स इंटेंडेड टू प्रिजर्व एन अनडिस्टर्ब्ड हेल्थ। अनडिस्टर्ब्ड हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए है। अपोज ओनली वीक रेसिस्टेंस, अपने से वीक रेसिस्टेंस को एब्जॉर्ब कर सकता है, बराबर वाले को भी नहीं कर सकता। और जैसे ही वो रेसिस्टेंस ग्रो करेगा, इंक्रीज इट अपोज अ ग्रेटर रेसिस्टेंस बट एट बेस्ट इट ओनली इक्वल रेसिस्टेंस विद वीकली पेशेंट इज नॉट इवन इक्वल बट वीकर। यानी अगर पेशेंट पहले से ही वीक है तो वो अपने से वीकर रेसिस्टेंस को भी वाइटल फोर्स नहीं रोक पाएगा। दिस फोर्स इज नाइदर कैपेबल नॉर destined nor created for overpowering resistance will do no harm to itself। यानी वो अपने खुद की ताकत से वाइटल फोर्स नहीं लड़ पाएगा, उसको रेमेडी पकड़ानी होगी। पेज नंबर 22 फर्स्ट पैराग्राफ। but if physicians are able to present and oppose vital force its morphic enemy as it were magnified through the action of homeopathy remedies। यानी ये क्या कहा है यहाँ पे, इस तरीके से इस पेज को समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारा वाइटल फोर्स है और इसमें कोई डिजीज नहीं है, ठीक है, नॉट डिजीज, वाइटल फोर्स है, डिजीज नहीं है। अब ये वाइटल फोर्स हमारा था, अब जब यहाँ पे डिजीज फोर्स आ गया तो ये वाइटल फोर्स हमारा वीक हो गया, अब वो लड़ नहीं सकता उससे। तो हम क्या करते हैं, इस डिजीज से भी, सपोज ये डिजीज है, इस डिजीज से भी स्ट्रॉन्गर हम एक अपनी रेमेडी दे देते हैं।
और जब हम अपनी रेमेडी देते हैं तो धीरे धीरे वाइटल फोर्स वापस से वो पोजीशन रीगेन कर लेता है, और जो हमारी रेमेडी है, रेमेडी हमारी, क्योंकि उसका एक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन फिक्स्ड होता है, तो उसका भी एक्शन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, और वाइटल फोर्स अगेन जो है वो फ्री हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ काम करता है। बट इफ वी फिजिशियन आर एबल टू प्रेजेंट एंड अपोज टू दिस vital force its morphic enemy, it is were magnified through the action of homeopathic medicine। इसके काम को मैग्नीफाई कर सकते हैं with the help of homeopathy medicine। even it should be enlarged every time only by little, if in this way the image of morbid force magnified to apprehension of vital force through homeopathy medicine in a delusive manner, है ना, मैग्नीफाई कर दिया delusive manner, यहाँ पे क्या which in a delusive manner, delusive manner through homeopathy medicine which in delusive manner stimulate the original disease, we gradually cause and compel this instinctive vital force to increase its energy by degree and to increase them more and at last to a degree that it become far more powerful than the original disease। यानी इसने क्या कर दिया, डिल्यूसिव वे में इसको एक पावर दे दी वाइटल फोर्स को, जो वाइटल फोर्स पे लड़ने योग्य है, क्योंकि इसको पावर दे दी, अब ये इस डिजीज को यहाँ से इरेडिकेट कर पाएगा, और धीरे धीरे रेमेडी का जो अपना ड्यूरेशन एक्शन कम हो जाएगा, और वाइटल फोर्स टोटली फ्री हो जाएगा फ्रॉम this morphic agent also and from the remedy also। The consequences of this is that the vital force again becomes sovereign in its domain, can again hold and direct the reins of sanitary progress। यानी वापस से फ्री है, वापस से उसका साम्राज्य बस गया वाइटल फोर्स का, और वो फिर लाइफ को आगे बढ़ा सकता है। While apparent increase of the disease caused by homeopathy medicine disappear itself as soon as we seeing the preponderance of restored vital force, the restored health cease to use these remedies। यानी यही चीज इस पेज नंबर 22 में यही चीज बताई जा रही है कि किस तरीके से वाइटल फोर्स नॉर्मल था, यानी नॉन डिजीज कंडीशन में था, डिजीज आई, वीक हो गया, रेमेडी देते हैं, तो रेमेडी देते हैं तो वाइटल फोर्स को फिर से एक पावर मिल जाती है कि वो उसको अपोज कर सके, ठीक है, फिर से अपोज कर सके, तो डिजीज अपोज हो गई और रेमेडी धीरे धीरे खुद हट जाती है। यही चीज बताने की कोशिश करिए। सो पेज नंबर 22 लास्ट पैराग्राफ, वाइटल फोर्स पर ही ये दुनिया कायम है। The fund or the fundamental essence of this spiritual vital principle, ये जो fundamental essence है इस vital principle का, impaired to us man by infinitely merciful creator is incredibly great। यानी जो vital force हमें परमात्मा ने दिया है, ये बहुत बड़ी शक्ति है हमारे पास। If we physician understand how to maintain its integrity in days of health by directing men to a healthy mode of living, and how to evoke and augment it in disease by purely homeopathic treatment। यानी ये फिजिशियन का रोल है कि जो परमात्मा ने हमें एक बहुत अच्छा फोर्स दिया है, वाइटल फोर्स दिया है, यहाँ पे भगवान का थैंक्स ये कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वाइटल फोर्स जो ऊपर वाले परमात्मा ने हमको दिया है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं, यानी प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, ये भी फिजिशियन को पता है। और दूसरा, अगर वो डिजीज स्टेट में हो गया तो हम उसे कैसे फ्री करा सकते हैं, ये भी एक फिजिशियन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी रेमेडी। थैंक यू।